देखिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का कोर्स जो कि क्लास 11th बायोलॉजी है। और ये जो है ये एनसीईआरटी बेस्ड हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे क्लास 11th की। और जैसा कि कोर्स को पता है, ये आपको नीट टारगेटेड कोर्स है। तो जो हमारा फोकस है वो नीट पे रहेगा फोकस। और बोर्ड जो है वो खुद ब खुद कवर हो जाता है अगर नीट के बारे में इंसान पढ़ता है। हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक लाइन हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। हम हर कोई डायग्राम समझेंगे, हम हर कोई कंसेप्ट समझेंगे, हम टेबल समझेंगे एनसीईआरटी के इंशाल्लाह। ठीक है। तो पहले ही आप देखिए कंटेंट्स में इसने क्या लिखा है यहाँ पर। ठीक है, फॉरवर्ड में इसने लिखा है रैशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक, अ नोट फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। ठीक है, इसने यहाँ पे लिखा है रैशनलाइजेशन के बारे में, यानी कि इसने यहाँ पे एक ऑर्डर्ड फॉर्मेट में समझाया कि इस किताब में क्या पढ़ना है आखिर हमें। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो नीट में एग्ज़ाम आता है वो 720 मार्क्स का होता है। उसमें से जो हाफ मार्क्स होते हैं 360 मार्क्स, वो किसके होते हैं? वो बायो के मार्क्स होते हैं। आप खुद अंदाजा करिए कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो सही से खाली बायो पढ़ा होगा वो हाफ मार्क्स लाएगा अच्छे से नीट में। अंदाजा करिए आप कितना इंपॉर्टेंट है बायो पढ़ना, और आसान भी है। तो रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि इसने यहाँ पे एक ऑर्डर्ड फॉर्मेट में एक सीक्वेंस में कहा है कि एक शॉर्टकट मेथड में कहा है कि इसमें क्या आ जाएगा। ठीक है, कंटेंट क्या है इस किताब का? अ नोट फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। यूनिट 1 देखिए पहली क्या है। अभी हम देख रहे हैं हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आपको 5 यूनिट्स है। कितने? देखिए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 1 जो है वो आपका क्या आता है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी के बारे में इसमें आ जाएगा। और इसमें फिर 4 चैप्टर्स हैं। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। बहुत आसान चैप्टर्स है ये। उसके बाद जो आपका यूनिट 2 है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, जैसे आप देख रहे, मेरी 2 आंखें, 2 कान है, मेरा मुंह है, इसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं पेड़ को सीधे, वहाँ क्या होता है? ट्रंक होता है, लीव्स होते हैं, रूट होता है, शूट होता है जो दिख जाता है। तो इन शॉर्ट, जो भी आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स दिखते हैं तो उनको बोलते हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ बोलते हैं स्ट्रक्चर को, लॉजी तो पता ही है स्टडी, जैसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ, है ना। बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। अच्छा, एक और बात जो शायद जो आप पहली बार जो 11th क्लास पढ़ रहे हैं, जो 10th से सीधे आगे 11th क्लास के अंदर, उनको एक बात समझनी है। बायोलॉजी के अंदर हम 2 ब्रांच पढ़ते हैं। एक तो क्या होता है? जोलॉजी और बॉटनी। देखिए, जोलॉजी क्या होता है, जू क्या होता है, जू, जाना एनिमल्स होते हैं ना जू में। तो इन शॉर्ट जू हो गया एनिमल। ठीक है, जूलॉजी या जोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। कितना आसान है, जू रखिए आप याद। तो जूलॉजी हो गया स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब बॉटनी कैसे याद रखना है ना, बॉटनिकल गार्डन होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं? प्लांट्स। तो जूलॉजी का मतलब होता है सीधे स्टडी ऑफ क्या? एनिमल्स। और बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। कोई सवाल होगा तो आप चैट में सवाल कर सकते हैं, मैंने म्यूट हद कर दिया है ताकि क्लास में डिस्टरबेंस नहीं हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बाद पढ़ने हमें चैप्टर 1। एनाटमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, वो हम देखेंगे वहाँ पे। फिलहाल मैं बस बोल रहा हूँ, ये याद नहीं कर रहे हैं, बस समझ रहे हैं फिलहाल। ऐसे ही स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 7। फिर ऐसे ही हम यूनिट 3 पे आ जाएंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में, सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो यूनिट ऑफ लाइफ है, जिस पे लाइफ, जैसे लाइफ आ जाती है सेल से, सेल लिविंग होती है, तो इंसान भी लिविंग होता है। जो सेल में जो सेलुलर मैकेनिज्म होता है, जो फिजियोलॉजी होती है, उसी की बुनियाद पे हम क्या होते हैं? जिंदा होते हैं, उस चीज़ से, उसकी फिजियोलॉजी से। अगर सेल्स काम नहीं करेंगे हम क्या हो जाएंगे? हम मर जाएंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, ये मैं पहले बंद करता हूँ एनोटेशंस, किसी को गलती से फिर दब जाता है इसके ऊपर, फिर यहाँ पे लाइंस आ जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ तक पहुँचे सेल, फिर क्या पढ़ेंगे हम? बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। ये भी आसान चैप्टर है। फिर सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आएंगे प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, और इसी के साथ हमारे 5 यूनिट्स खत्म हो जाएंगे, जो कि सारी एनसीईआरटी इसी के बेस पे है। तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है सिंपली फंक्शनिंग। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं जनरल फंक्शनिंग कि इंसान कैसे खाता पीता है, रेस्पिरेशन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, एक्सक्रीशन कैसे हो जाती है इसके,
वो हम पढ़ेंगे इसमें। लेकिन ये प्लांट के बारे में पढ़ना है पहले, प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें तो पता ही है क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस कैसे बनाते हो वो अपना खाना इन द हायर प्लांट्स, ऐसी रेस्पिरेशन कैसे करते हैं इन प्लांट्स, ऐसी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसमें हम पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे यूनिट 5 जो कि लास्ट यूनिट है। तो कुल आपके 19 चैप्टर्स है क्लास 11 बायोलॉजी के अंदर। क्लास 12 की और भी आसान बायोलॉजी है, उसमें 22 चैप्टर्स है। ठीक है, ये बहुत आसान है। बायो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें इंटरेस्ट हर एक इंसान को होता है, नेचुरल इंटरेस्ट होता है इसमें हर एक को, क्योंकि इंसान रिलेट कर पाता है, फील कर पाता है इसको, है कि नहीं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इसके बाद हम पढ़ेंगे, जो इंसानों की जो फिजियोलॉजी है, हमारी जो फंक्शनिंग है वो कैसे होती है। चैप्टर 14 15 16 17 18 19 इसके बारे में होगा। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने वो। ठीक है। फिर ऐसे ही हम क्या पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये हमारे चैप्टर्स होंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज पहला चैप्टर। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। अगर समझ नहीं आएगा तो आप चैट में मुझे बोल सकते हैं, समझ नहीं आ गया फलानी जगह पे, तो मैं वो करूँगा सिंप्लीफाई। मेरा काम है एनसीईआरटी की हर कोई लाइन सिंप्लीफाई करना, हर कोई लाइन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करना। और आपका काम क्या है, आपका काम है याद करना और जो है उसको रिवीजन करना इसका, ये बहुत आसान है वैसे भी। तो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 जो है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हम डाइवर्सिटी देखते हैं लिविंग वर्ल्ड के अंदर, है ना। आपने देखा होगा डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा होती है ना। ह्यूमंस है, प्लांट्स है, एनिमल्स कितने सारे हैं, उनके जो फाइलाज है। आपको समझ आएगा फिलहाल फाइलाज क्या हो गया, मैं फिलहाल बेस से ही बोलूंगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है, इस यहाँ पे लिखा है देखिए, हम इसका ही पढ़ेंगे फिलहाल। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है। क्या ह्यूमंस का लाइफ फॉर्म और बैक्टीरिया का लाइफ फॉर्म सेम होता है? कितना डिफरेंट है, कितनी डाइवर्सिटी इस चीज़ में, मतलब हम इंसान, इतने कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स, इतने कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। ठीक है। हमारा जो कॉग्निशन है वो अलग लेवल का है, हमारा जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है। हमारी मोरालिटी भी ऊपर की लेवल की होती है। ठीक है। हमारा जो है, हमारा कलाम करना, ठीक है, लिंग्विस्टिकली हम कितने ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं, कितने ज़्यादा मतलब लिंग्विस्टिकली हम ऊपर है। तो ये समझना है इस चीज़ के बारे में। तो इसी को बोलते हैं लाइफ फॉर्म्स। बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगल सेल, हम क्या है, मल्टी सेलुलर एंड लिविंग प्रोसेसेस। तो बायोलॉजी उस साइंस को बोलते हैं जहाँ पे हम लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं और लिविंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। इज अ साइंस, ठीक है, ये साइंस है। साइंस का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग टू नो, यानी कि बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जहाँ पे हम लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं और लिविंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सीधी सी बात है। उसके बाद अर्ली मैन कुड easily perceive the difference between inanimate matter, inanimate matter and living organisms। जो अर्ली मैन थे वो इजीली डिफरेंशिएट कर पाते थे, डिफरेंस कर पाते थे इन एनिमेट मैटर के बीच में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ये पॉइंट समझना है। इन एनिमेट क्या होता है, देखिए, एक तो होता है एनिमेट, क्या होता है एनिमेट, दूसरा होता है इन एनिमेट। एनिमेट का सिंपल मतलब हो गया, इन शॉर्ट आप लिखिए इसको, लिविंग। ठीक है। और इन एनिमेट क्या होता है, नॉन लिविंग, है ना, इन आके सामने इसको इन एनिमेट यानी कि नॉन लिविंग। जो लिविंग, हम ह्यूमंस क्या है, एनिमेट या इनएनिमेट, बताइए चैट में, तो आसान है। हम ह्यूमंस क्या है, हम एनिमेट है, हम लिविंग है, हमारे पास लाइफ है। अब लाइफ कैसे हम डिफाइन करते हैं, लाइफ किसको बोलते हैं वो हम देखेंगे आगे, कॉन्शियसनेस किसको बोलते हैं, वो सब चीज़ें। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि एनिमेट जो है, हम ह्यूमंस क्या, वी आर एनिमेट, हम जिंदा है, हम लिविंग है। और इनएनिमेट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनएनिमेट जो बाकी चीज़ें, फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये लिविंग है, नॉन लिविंग, ये इनएनिमेट है। ठीक है। ये जो लैपटॉप है ये क्या है, इनएनिमेट है। जो माउस है ये क्या है, इनएनिमेट है, इसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस एक लफ्ज़ होता है, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या हो गया, देखिए इस टाइम पे हम पढ़ रहे हैं, हम दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं, हम सूंघ सकते हैं, हमारे पास, इसको बोलते हैं सेंसरी परसेप्शन, है कि नहीं। आप बनाएंगे नोट्स साथ साथ में छोटे छोटे जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमारे पास क्या होता है, सेंसरी परसेप्शन, सेल्फ अवेयरनेस, वी आर सेल्फ अवेयर। मुझे पता है मैं हिशाम हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं जिंदा इस टाइम पे हूँ।
टाइम आ गया 9:12 और मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे हाथ में पेन है। उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस। तो ये सेल्फ अवेयरनेस होना, सेंसरी परसेप्शन होना, इसी की बुनियाद पे हम बोलते हैं कोई चीज़ जो है वो एनिमेट है। हम ह्यूमंस क्या है? वी आर एनिमेट बींग्स। तो वही बोल रहा है कि अर्ली मैन जो थे, जो पुराने आदमी थे, वो इजली परसीव कर पाते थे, समझ पाते थे डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर, ऐसा मैटर जो नॉन लिविंग मैटर होता है। मैटर तो नॉन लिविंग होता ही है, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद अब देखिए क्या बोल रहा है ये। है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम क्या है? एनिमेट। तो अर्ली मैन डीफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। अब क्या लफ्ज आ गया? डीफाइड। ये डी फाइव का जो लफ्ज़ है, देखिए एनसीईआरटी थोड़ी बहुत मुश्किल पढ़नी है, इतनी आसान भी नहीं है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स है। अगर मैं नोट्स पढ़ाऊंगा ना, आप आराम से बच्चों की तरह पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि आप सिंप्लीफाइड चीज़ें पढ़े। कॉम्प्लेक्सिटी से इंसान का दिमाग भी क्या बन जाता है? अच्छा, प्रेशर दिमाग पे आना चाहिए, टर्म्स याद रखनी चाहिए इंसान को आहिस्ता आहिस्ता। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसके बाद कुछ नहीं आ जाएगा, ये पता है, लेकिन पता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एनसीईआरटी कंपेयर टू सिंपल नोट्स। लेकिन इसमें फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है, बोर्ड तो ख़त्म हो जाता है आराम से, नीट भी ख़त्म हो जाता है अच्छे से। अब देखिए डी फाइव जो है ना, ये हम बोलते हैं डी टी, क्या बोलते हैं? डी टी का मतलब होता है माबूद, बोलते हैं ना उर्दू में, माबूद, यानी कि जिसकी इबादत की जाए। डी टी, जिसकी इबादत की जाए। तो डीफाइड या डीफाई करना किसी को, मतलब किसी को इबादत का मुस्तहिक करार ठहराना, किसी की इबादत करना, उसको बोलते हैं डीफाइड। अर्ली मैन ने क्या कर दिया? डीफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। उन्होंने गॉड समझा, उन्होंने गॉडली एट्रीब्यूट्स दिया, गॉड समझा सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर को, कुछ नॉन लिविंग मैटर को। इनएनिमेट का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग। जैसे विंड को उन्होंने खुदा बना दिया, सी को उन्होंने खुदा बना दिया, फायर आग को उन्हें खुदा बना दिया। उनने कहा अगर विंड आ रही तो ये खुदा है, समझ है तो ये खुदा है, आग तो ये खुदा है। उन्हें सवाल नहीं किया कि आग किसने बनाई है, आग कहाँ से आती है, इसका सोर्स क्या है, मतलब सब कुछ। उन्हें रूट कॉज पे गौर नहीं किया, डायरेक्टली कहा ऐसे, मतलब उन्हें ऐसे कहा नदी जो है वो पानी देती है तो नदी की इबादत कर दो, डी फाई द रिवर। अगर फल देता है प्लांट, तो डी फाई द प्लांट। लेकिन यहाँ पर लिखा इनएनिमेट मैटर, वही ना विंड सी के बारे में। अगर समंदर मछलियां देता है तो समंदर की ही इबादत कर दो, डी फाई द सी। तो अर्ली मैंने डीफाई कर दी इसी इनएनिमेट मैटर को। एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स, और कुछ एनिमल्स को भी प्लांट्स को भी, है ना, हम देखते हैं बहुत सारे रिलीजन्स में, हिंदुइज्म में, बाकी बाकी रिलीजन्स में, उन्हें डीफाई करते हैं एनिमल्स को, हाथी को, गणेश, बंदर को, कौन है वो, हनुमान, तो ऐसे ही। एंड प्लांट्स, और प्लांट्स की भी इबादत करते हैं, बल्कि मुसलमानों में भी ऐसे हैं जो प्लांट्स की इबादत करते हैं, अस्तगफुरुल्लाह, वो शिरक करते हैं ना। सच में ऐसे बहुत जगहों पे जो है पाए जाते हैं आस्थान वास्थान, जहाँ पे प्लांट्स की बात की जाती है, मतलब प्लांट के नाम पे उसका नाम दिया गया है। वो वहाँ पे नोट्स लगाते हैं उधर पे, जो कि असल में शिरक, शिरक की मसला है सब कुछ। उसके बाद अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वाज द सेंस ऑफ ऑ और फेयर दे इवोक्ड। ये पॉइंट समझना है। देखिए अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। देखिए एक मिनट। अ कॉमन feature of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe। क्या कॉमन फीचर था? चाहे इनएनिमेट में देखेंगे या एनिमेट ऑब्जेक्ट्स में देखेंगे, चाहे लिविंग में देखेंगे या नॉन लिविंग में देखेंगे, इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग, एनिमेट मतलब लिविंग। वो था सेंस ऑफ ऑ, जो मतलब एक सेंस ऑफ वंडर जो जो इंसान को करवाता है, कि इंसान डीपली एडमायर करता है, रिस्पेक्ट करता है उस चीज़ की। और फेयर दैट दे इवोक्ड, मतलब वो लोग डर गया आग से, उन्हें कहा आग ही खुदा है, आग हमें बचा दो आग से। अब समझ रहे? समंदर में थे तो तूफान आ गया, उन्हें कह दिया समंदर हमें बचा दो इस तूफान से। ठीक है, ऐसा उनको हो गया। तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। अब डिस्क्रिप्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ह्यूमन बींग्स की पढ़ना है इसके बारे में, ये बहुत लेट हिस्ट्री में आ गया। सोसाइटीज विच इंडल्ज इन द एंथ्रोपोसेंट्रिक वे ऑफ बायोलॉजी could register limited progress in biological knowledge। थोड़ा यहाँ पे मुश्किल है फर्स्ट ये पेज, कुछ बाकी सब आसान है, ये आगे बहुत आसान है। स्टार्टिंग में कुछ लाइंस है, ये समझिए आराम आराम से। देखिए एंथ्रोपोसेंट्रिक यहाँ पे लफ्ज आ गया, ये समझेंगे हम। एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या हो गया? देखिए एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है, जहाँ पे ये समझा जाएगा कि जो ह्यूमंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी है। ह्यूमंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी इन द यूनिवर्स,
एंथ्रोपोसेंट्रिक उसको बोलते हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू का मतलब होता है जहाँ पे एक ऐसी राय होगी कि ह्यूमंस को समझा जाएगा एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। मिलता है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं तेज पढ़ा रहा होगा तो आप बोल सकते हैं चैट में, शायद मैं तेज पढ़ा सकता हूँ, या आहिस्ता पढ़ा रहा होगा वो भी आप बोल सकते हैं। एंटिटी, क्योंकि मेरे लिए आसान है, शायद आपके लिए मुश्किल होगा, मैं समझ नहीं सकता हूँ ऐसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे लेवल डाउन करनी है अपनी बहुत ज़्यादा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी ऑफ यूनिवर्स, है भी सच बात यही। हमारी भी नहीं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, societies which indulged in the anthropocentric way of biology could register limited progress in the biological knowledge। ठीक है। उनने मतलब बहुत कम बायोलॉजिकल नॉलेज में जो इसके बारे में पढ़ा, यानी कि रजिस्टर कर दिया इसके बारे में। जो लोग एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू रखते थे बायोलॉजी का कि ह्यूमंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी है ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। उसके बाद सिस्टमैटिक एंड मोनूमेंटल, ठीक है, सिस्टमैटिक एंड मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन। सिस्टमैटिक एंड मोनूमेंटल, सिस्टमैटिक तो पता ही है सिस्टमैटिक जो, और मोनूमेंटल क्या हो गया, यानी कि एक एनॉर्मस एफर्ट्स के बारे में दिया जाएगा जिस चीज़ के बारे में, उसकी स्किल के बारे में, जो फिर हिस्टोरिकली एक इम्पॉर्टेंट जो है अपना रोल रखता होगा। मतलब मोनूमेंट होता है, मोनूमेंट से हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स मतलब उनकी हिस्टोरिकली एक इंपॉर्टेंस होती है। तो ये सिस्टमैटिक एंड मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स brought in out of necessity detailed systems of identification, ठीक है, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये फिर नेसेसिटी बन गई बाद में कि हम स्पीशीज को, ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करें, इनको नॉमेनक्लेचर करें। नॉमेनक्लेचर मतलब होता है नेमिंग, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा आपको समझना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही यहाँ पे टर्म्स आ रही है एक साथ, मुश्किल मुश्किल, ठीक है। आप देखेंगे फिर बाद से इनके रिकॉर्ड वीडियो। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। वैसे आपको पता होगी, ये तो 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। अ, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग होता है, और क्लासिफिकेशन पता ही, क्लासिफिकेशन करना। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज द रिकग्निशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। जो बिगेस्ट स्पिन ऑफ हो गया यहाँ पे, कि जो कुछ नया चीज़ आ गया इस चीज़ में, किस किस चीज़ में, क्लासिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन में, नॉमेनक्लेचर में, वो ये था कि रिकग्निशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में सिमिलैरिटी शेयर करते हैं, चाहे हॉरिजेंटली या वर्टिकली। मैंने कहा ना ये जो फर्स्ट पेज है थोड़ा मुश्किल है समझना, यहाँ पे इंसान को जाना पड़ता है बहुत सारे चीज़ों के अंदर। हॉरिजेंटली और वर्टिकली यहाँ पे क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट। देखिए, हॉरिजेंटली का मतलब यहाँ पे होता है, आपने शायद पढ़ा होगा 10th क्लास में, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। वो होते हैं वो ऑर्गन्स जिनका फंक्शन सेम होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है उनका, सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है उनका, डिफरेंट, है ना। इसमें एग्जांपल क्या आती है, विंग ऑफ बर्ड और विंग ऑफ बैट, किस में, एनालॉगस ऑर्गन्स में एग्जांपल आती है। हम लेकिन यहाँ पे विंग ऑफ बर्ड और विंग ऑफ बैट, है ना। विंग ऑफ बर्ड या विंग ऑफ बैट दोनों किसके काम में आती है, उड़ने के काम में, फ्लाइंग पर्पस के लिए वो दोनों असिस्ट करती है उनको, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है दोनों का, वो डिफरेंट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स। तो इसी यही इस यहाँ पे जो हॉरिजेंटली, इससे मुराद यही है एनालॉगस ऑर्गन्स। आप बोलेंगे कैसे, ये हमें एवोल्यूशनरी ट्री पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, एवोल्यूशन पढ़ने के बाद। फिलहाल आप इसको, आप चलिए ऐसे, फिलहाल बाद में बता दूंगा इसका अच्छे से इसको। दूसरा क्या है, वर्टिकली। वर्टिकली मतलब हो गया जहाँ पे हम डिसेंडेंट्स के बारे में पढ़ते हैं ना। जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो सिंगल सेल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ना, वो बोलती है कि जो जितनी भी लाइफ फॉर्म अर्थ पे एग्जिस्ट करती है वो सिंगल सेल से इवॉल्व हुई है। जो सिंगल सेल है वो क्या बन गई, उसमें जो सिंगल सेल है वो बन गई थ्रू एबायोजेनेसिस, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, जो सिंगल सेल थी वो बन गई मल्टी सेलुलर सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स बन गए। फिर ऐसी आहिस्ता आहिस्ता एनिमल्स के सारे फाइलाज बन गए, ठीक है। तो ऐसी एवोल्यूशन होता गया, एक थेरी है, एवोल्यूशन होता गया। और उसको स्पीसिएशन बोलते हैं, स्पीशी से स्पीशीज बन गई, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स, ऐसी प्राइमेट्स, हम इंसान,
होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, वो सारे ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बन गए। तो इसी को बोलते हैं वर्टिकली, है ना। वर्टिकली मतलब हो गया खड़ा, और हॉरिजॉन्टली मतलब क्या हो गया, ऐसे। तो वर्टिकली से मुराद वही है, डिसेंडेंट्स जो होते हैं, ठीक है। डिसेंडेंट्स जो मतलब आगे चलते हैं, एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स। एंसेस्टर्स क्या होते हैं, जो पुराने होते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो डिसेंडेंट्स क्या होते हैं, जो उनके बाद आ जाते हैं, आगे आगे, ठीक है, इवॉल्व होते होते आगे चल जाते। तो वही मुराद है कि जो सिमिलैरिटी शेयर करते हैं ऑर्गेनिजम्स, बोथ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली मतलब हो गया जो, अब कैसे समझ आएगा, मैं फिर भी समझाऊँ, कोशिश करूंगा मैं। देखिए एक चीज़ है, उसको होता है इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन, क्या बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे असल में टॉपिक जमा हो गए एक साथ, एवोल्यूशन का भी, वो सब, ये सब। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, मैं कोशिश करता हूँ सिंप्लीफाई करने की यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए, इस चीज़ को बोलते हैं होमोप्लेजी। ये मैं पढ़ता हूँ, मैं अभी हम पढ़ती है, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, शायद पढ़ा होगा वैसे। होमोप्लेजी का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन, आप देखिए शॉर्ट में, इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन, यानी कि जहां पे ऑर्गेनिजम्स शेयर नहीं करते कॉमन एंसेस्टर को। इन शॉर्ट ये बात याद रखिए, मैं लिखता हूँ, जहां पे ऑर्गेनिजम्स शेयर नहीं करते, वेयर ऑर्गेनिजम्स डोंट शेयर कॉमन मैं ऐसा बोलता हूँ तो मुझे आवाज बढ़ानी पड़ेगी लगता है। वेयर ऑर्गेनिजम्स डोंट शेयर कॉमन एंसेस्टर, जहां पे ऑर्गेनिजम्स जो है वो कॉमन एंसेस्टर को शेयर नहीं करते, यानी कि उनका एक ही कॉमन एंसेस्टर नहीं होता जिससे वो जिससे वो आगे पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल, ये था एक कॉमन एंसेस्टर, क्या था, कॉमन एंसेस्टर, मतलब पुराना एक कॉमन एंसेस्टर। तो उससे क्या हो गया, उससे डिसेंडेंट्स आ गए, एक स्पीशी आ गई यहाँ से, स्पीशी टू यहाँ से आ गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, ये यहाँ पे वर्टिकली चल रहा है ना, नीचे जा रहा है वर्टिकली, खड़ा। हॉरिजॉन्टली कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे वर्टिकली चल रहा है। इस कॉमन आंसर का भी कुछ ना कुछ कॉमन आंसर होगा, उसका भी कुछ ना कुछ कॉमन आंसर होगा, उसका भी कुछ ना कुछ कॉमन आंसर होगा। इसको बोलते हैं सिंगल सेल थ्योरी ऑफ डार्विन, डार्विनियन सिंगल सेल थ्योरी। और वो पहुंचा था इसको फर्स्ट सेल तक, कि सिंगल सेल इवॉल्व होते होते सारी लाइफ बन गई। तो इसी को इसने यहाँ पे लिखा है कि जो सिमिलैरिटीज पाई जाती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बोथ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। इस हॉरिजॉन्टली से मुराद क्या चीज़ है, वो मुराद है यहाँ पे होमोप्लेजी, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म शेयर नहीं करते कॉमन एंसेस्टर को। इसकी एग्जांपल अभी मैंने आपसे कही, जो विंग ऑफ बर्ड्स और विंग ऑफ बैट आ जाती है इसमें एग्जांपल। विंग ऑफ बर्ड और विंग ऑफ बैट, फंक्शन क्या है, सेम, उड़ने के काम में इनको हेल्प मिल जाती है। ऐसे क्या लगता है, ये शायद इवॉल्व हुए होंगे, बर्ड्स बन गए होंगे शायद बैट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों का कॉमन, रीसेंट कॉमन एंसेस्टर नहीं है। दे डोंट, देखिए आप यहाँ पे, दे डोंट शेयर एनी रीसेंट कॉमन एंसेस्टर। जो बर्ड्स है और जो बैट्स है, वो कोई अपना रीसेंट कॉमन एंसेस्टर शेयर नहीं करते हैं। तो आप समझ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन, या इसको बोलते हैं पैरेलल एवोल्यूशन इस चीज़ को, या होमोप्लेजी आप रखिए इन शॉर्ट याद। ये जरूरी नहीं आपके सिलेबस में है ही नहीं है, ये मैं समझाने के बोल रहा हूँ कि इसने एनसीईआरटी ने लाइफ लफ्स इस्तेमाल क्यों किया हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यहाँ पे, ठीक है। तो इसने बोला कि जो बिगेस्ट स्पिन ऑफ हो गया, जिस चीज़ से डेवलपमेंट हो गई इस चीज़ में कि हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में, वो ये था कि रिकग्निशन ऑफ शेयरिंग सिमिलैरिटी, जो सिमिलैरिटीज पाई जाती थी बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ठीक है। उसके बाद दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि जितने भी प्रेजेंट डे में इस टाइम भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, आर रिलेटेड टू ईच अदर, उनको आपस में कुछ ना कुछ ताल्लुक और रिलेशन है। एंड ऑल्सो टू ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, या वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे रहे थे हमसे पहले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वॉज ए रेवलेशन विच humbled मैन एंड लेड टू कल्चरल मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये वो रेवलेशन था। रेवलेशन का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना, अ, उसने रिवील कर दिया, उसने उसने अपना फेस रिवील कर दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी यूट्यूबर ने, रिवील क्या होता है, मतलब दिखाना, अनकवर कर देना, ठीक है, या एक्सपोज कर देना। तो विच वॉज ए रेवलेशन विच हम्बल्ड मैन, यही वो एक रिवील नॉलेज आई जिसने मतलब दिखा दिया इंसान को, विच हम्बल्ड मैन, जिसने एक आदमी को हम्बल कर दिया,
कि देखो मुझसे पहले भी कितने बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स आए, मुझसे ज़्यादा जो ताकतवर थे। सीधी सी बात है, कॉग्निशन में तो कोई ह्यूमंस को नहीं पहुंचे, कॉग्निशन में ना, थिंकिंग एबिलिटी में, कॉग्निशन में या लिंग्विस्टिक एबिलिटी में, हम ह्यूमंस और बाकी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक मॉरल गैप रहता ही रहता है। मोरालिटी हमारी टॉप नॉच है, टॉप लेवल की है ना। इस ये कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कुछ एडिशनल पॉइंट, जैसे हम ह्यूमंस में पहली बात है मॉरल गैप आ जाती है बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ। ऐसी हम में आ जाती है क्या, जो है लिंग्विस्टिक गैप। अब देखिए जैसे हम कलाम करते हैं, अगर मुझे बात नहीं निकलती फॉर एग्जाम्पल मुंह से, हम समझ पाते हैं आज बायोलॉजी नहीं, तो लिंग्विस्टिक गैप जो है ये बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन इंसान में जो एक तमीज़ी, मुझे उर्दू नहीं करना चाहिए, इस इंसान में जो एक पेक्यूलियर फीचर है, क्या है, पेक्यूलियर फीचर है। पेक्यूलियर फीचर का मतलब हो गया एक जो इंसान में एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर है, वो क्या है, इसकी जो इसकी जो कलाम करना है वो बहुत फसी होता है, बहुत फ्लुएंट होता है, एलिगेंट होता है इंसान। तो उसी को बोलते हैं लिंग्विस्टिक गैप, मॉरल गैप, ऐसी कॉग्निटिव गैप। ये टर्म्स याद रखनी चाहिए कि जो हमारी अकल है, कॉग्निशन, जो हमारा थिंकिंग एबिलिटी है, वो बहुत टॉप नॉच की, हाई लेवल की है। तब जाके हमने इन्वेंशंस कर दिए। जानवर क्यों नहीं कर रहे इन्वेंशंस? क्योंकि उनके पास कॉग्निशन इस लेवल का नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। या जैसे हमारे पास एब्स्ट्रैक्चुअल थिंकिंग होती है, बस दिमाग होता है एनिमल्स के पास, होता है ना, उनके पास भी दिमाग, अक्ल उनके पास भी होती है, लेकिन जो हमारी अक्ल होती है उसके पास एब्स्ट्रैक्चुअल जो है थिंकिंग होती है। हम बोल पाते 2+2 कितना होता है, 4। ठीक है, हम सोच पाते हैं मरने के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर लाइफ है कि नहीं, इसके बारे में सोचते हैं हम। खुदा के वजूद के बारे में हम गौर करते हैं, हमें किसने पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया है। तो इसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्चुअल थिंकिंग। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्चुअल जो हमारे अंदर थिंकिंग आई है, ये भी खाली किस में पेक्यूलियर है, ह्यूमंस के अंदर। बाकी सब में ऐसा होता है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो ये बात याद रखनी है, मॉरल गैप, लिंग्विस्टिक गैप, कॉग्निटिव गैप, और एब्स्ट्रैक्चुअल थिंकिंग ह्यूमंस में होती है। तो उससे वो होते हैं डिफरेंशिएट बाकी ऑर्गेनिज्म से। वरना सिमिलैरिटीज है ना बहुत सारी, जानवरों में है ना, हार्ट भी हमें, उनको भी हार्ट होता है, लंग्स होती है, किडनी, वो सब पता ही, फिजियोलॉजी तो लगभग सेम ही होता है। ठीक है, मैमल्स की अगर बात करेंगे हम, असल में आपको पता है, जो जब स्टार्ट करते हैं ना पढ़ाना कोई भी ट्यूशन सेंटर्स में, वो करते हैं स्टार्ट पढ़ाना चैप्टर 4 से, एनिमल किंगडम से। क्योंकि वो थोड़ा आसान है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान है, सीधे ही पढ़ने होते हैं फाइलास। फाइलास मतलब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप्स, बड़े बड़े जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसमें पढ़ते वही पॉरीफेरा, सियनडेटा, डिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, निमैटीहेल्मिन्थेस, एनिमेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकेंडोमिटा, हेमिकोल्टा, कॉर्डेटा। शायद किसने पढ़ा भी होगा ये। तो ये होते हैं फाइलास, इसी की बुनियाद पे होती है कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स की। मैं पहले वहां से था, लेकिन मुझे लगता है कि जो किताब का जो अपना ऑर्डर है वो बहुत अच्छा ऑर्डर इसने लिखा है। इवन तो लग रहा है स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल है कंसेप्ट ये, यहाँ पे एक साथ आगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन स्टिल हम चलेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से ही। क्योंकि ऐसे जो है इसने, ऐसे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई गैप नहीं रह जाएगी, हम सही तौर पे समझ पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, हम कहाँ पहुंचे थे, यहाँ पे। तो इस चीज़ से हम्बल करती है एक आदमी को। पहले आदमी क्या, जो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू इंसान की थी, बस इंसान ही ज़्यादा खास है, मत सोचो ही बात इनके बारे में, मत पढ़ो इनके बारे में। उस चीज़ से क्या हो गया, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी, किसमें, लिमिटेड प्रोग्रेस थी बायोलॉजिकल नॉलेज के अंदर। लेकिन जब स्पिन ऑफ हो गया, जब सिमिलैरिटीज के पे गौर किया गया, उनको रिकग्नाइज कर दिया गया बिटवीन ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, चाहे बहुत हॉरिजॉन्टली, मैंने कहा आपको वो विंग ऑफ बर्ड और विंग ऑफ बैट इसमें एग्जाम्पल आ दिया, या वर्टिकली जो एवोल्यूशनरी ट्री हम पढ़ेंगे अच्छे से उस टाइम पे, जो 12th क्लास में एवोल्यूशन का चैप्टर है उसमें। तो दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, ये शेयर्ड सिमिलैरिटीज इनमें है, इनमें कुछ शेयर्ड कैरेक्टर्स है, इनमें कुछ जो है मुमासलत है, कुछ सिमिलैरिटी है। उसके बाद अच्छा, एंड लेड टू कल्चरल मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे ही वो कल्चरल मूवमेंट्स आ गए जिससे हमने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर दिया। हमने सोचा कि कितना इंपॉर्टेंट है कंजर्व करना बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि अगर एनिमल्स ठीक नहीं रहेगा, वाइल्ड लाइफ ठीक नहीं रहेगा, तो हम भी ठीक नहीं रहेंगे। अगर नेचर ठीक नहीं रहेगा तो हम भी ठीक नहीं रहेंगे। हम भी इनडायरेक्टली इफेक्ट हो जाएंगे इस चीज़ से। तो सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में समझा हमने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में समझा हमने, कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उन तक भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए, और वो भी नहीं खत्म, उनको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साथ में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन। इसमें हम एक डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम ए टेक्सोनोमिस्ट परस्पेक्टिव। एक टेक्सोनोमिस्ट इंसान के पर्सपेक्टिव से हम क्लासिफिकेशन को समझेंगे और डिस्क्रिप्शन को समझेंगे हम एनिमल्स के अंदर। एक बात यहाँ पे, अगर टेक्सोनोमिस्ट, टेक्सोनोमिस्ट क्या होता है,
वो हम नीचे पढ़ेंगे। देखिए ये था एक टेक्सोनोमिस्ट, इसका नाम था अर्नेस्ट मेयर। ये देखिए, अर्नेस्ट मेयर साहब जो थे ये एक टेक्सोनोमिस्ट थे, शायद इकोलॉजिस्ट थे, देखेंगे यहाँ पे टेक्सोनोमिस्ट भी थे यहाँ, यानी टेक्सोनोमी जो इसको लिखा है। तो टेक्सोनोमिस्ट का मतलब होता है ऐसा साइंटिस्ट जो क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ता होगा, जो एनिमल्स को क्लासिफाई करता होगा, उनको आइडेंटिफाई करता होगा, उनको नोमेनक्लेचर करता होगा, ठीक है। आप रख सकते हैं याद ICN, है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ICN क्या है? कुछ भी नहीं है ऐसा। और रखते INCR शॉर्ट में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैंने ऐसे याद किया था अपने टाइम पे। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ठीक है, मैं लिखता हूँ। आइडेंटिफिकेशन, आप देखिए ICN ही सीधे, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा अपने, इसमें पढ़ा होगा अपनी शायद क्लास 10 की केमिस्ट्री में ना, IUP नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर देखिए, सबसे पहले इंसान क्या करता है? आइडेंटिफाई, देखता है, गौर करता है, ऑब्जर्व करता है, ऑर्गेनिज्म सामने है, ठीक, इसके क्या चार टांगे, हुफ्ड है, अनहुफ्ड है ना, जो हुफ्ड होते हैं, हुफ्ड मैमल्स, जिनको नीचे से वो होते हैं। इंसान देखता है अच्छे से इसकी जो साख्त है वो कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी, एनाटमी कैसी है। तो इंसान पहले किस पे करता है गौर? आइडेंटिफिकेशन पे, पहले इंसान आइडेंटिफाई करता है उसको। उसके बाद होती है क्लासिफिकेशन, बाद में हम क्लासिफाई करते हैं कि नहीं, बाद भी हम कैटेगरीज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, जो कि स्टडी पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई चीज़ पढ़ना होता है तो क्लासिफाई किया जाता है। इस बुक को भी बुक लिखने वाले ने क्लासिफाई किया 5 यूनिट्स के अंदर, फिर बाकी चैप्टर्स के अंदर, है कि नहीं? क्यों किया है? स्टडी को आसान करने के लिए। तो एनिमल्स की स्टडी को आसान करने के लिए टैक्सोनॉमिस्ट क्या करता है? वो आइडेंटिफिकेशन करता है एनिमल्स की, वो क्लासिफिकेशन करता है एनिमल्स की, उनको क्लासिफाई करता है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, वो हम पढ़ेंगे उनको क्या बोलते हैं उन ग्रुप्स को। और उसके बाद वो नाम देते हैं, नोमेनक्लेचर, क्योंकि नाम दिया जाता है इंसान को उसके एट्रीब्यूट्स की बुनियाद पे। इंसान को, जानवर को नाम दिया जाता है उसकी क्वालिटीज की बुनियाद पे, एट्रीब्यूट्स की बुनियाद पे। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर। तो सीधी सी बात है। उसके बाद देखिए, बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904 में अर्नेस्ट मेयर साहब जो है वो पैदा हो गए कैंपटन जर्मनी के अंदर। अर्नेस्ट मेयर जो थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। क्या थे वो? एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, जो एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते थे, ठीक है, इसमें माहिर थे। हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, और इसको कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अर्नेस्ट मेयर को, कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट था। डार्विन क्या था? एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। कोई पूछता है डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी अपनी? व्हाट वाज डार्विन्स थ्योरी? उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, डार्विन ने क्या कहा था? हम्म, छोड़िए इसको फिलहाल। अच्छा, हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ ऑल टाइम। वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन थे? अर्नेस्ट मेयर साहब। मे ज्वाइंट हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953 एंड रिटायर इन 1975, अज्यूमिंग द टाइटल एलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी, जिनको टाइटल मिल गया था, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ हाईलाइट, एलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी एमेराइटस, ठीक है। थ्रू आउट हिज नियरली 80 year career, his research spanned ornithology, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में पढ़ना, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। अब ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है? वो साइंटिस्ट जो बर्ड्स के बारे में पढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। जैसे मुझे एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, IST लगाते हैं एंड पे, सफिक्स, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या है? ऑर्निथोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ बर्ड्स। अब ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जो मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स करता होगा साइंटिस्ट को बोलेंगे क्या? ऑर्निथोलॉजिस्ट। उसके बाद कोई सवाल तो चैट में सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, टेक्सोनॉमी के बारे में इसने पढ़ा था। टेक्सोनॉमी मतलब क्या होता है? आप रखिए इन शॉर्ट, क्या टेक्सोनॉमी का मतलब होता है? क्लासिफिकेशन। इन शॉर्ट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट मीनिंग मतलब हो गया क्लासिफिकेशन। फिर इसमें वो भी आता है, आइडेंटिफिकेशन भी, क्लासिफिकेशन भी, और नोमेनक्लेचर भी। और जो जियोग्राफी के बारे में ये पढ़ता था, मतलब जो तो पता ही है, एनिमल्स, एनिमल्स की जियोग्राफी, है ना। जियो पता ही है, अर्थ को बोलते हैं, ग्राफी मतलब ग्राफिक्स। तो मतलब अर्थ पे जितने एनिमल्स है उनको वो कहाँ कहाँ पे लोकेशन उनकी समझने के लिए उसको बोलते हैं जू जियोग्राफी, उस साइंस को या फील्ड ऑफ बायोलॉजी को। और एवोल्यूशन के बारे में इसने पढ़ा था, है ना। एवोल्यूशन क्या होता है? स्लो एंड ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट आ जाती है ऑर्गेनिज्म का, स्लो एंड ग्रेजुअल,
स्लोरियन स्टडी जो इंसान मतलब ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट आ जाती है, विद टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स में एवोल्यूशन हो जाता है, आहिस्ता 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 इवॉल्व हो जाता है सिंपल लाइफ फॉर्म से कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स की ओर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। सिस्टमैटिक्स, ठीक है, सिस्टमैटिक्स के बारे में। सिस्टमैटिक्स का क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे के साथ टर्म्स जमा हो रही है स्टार्टिंग में, बाकी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन यहाँ से तो बहुत आसान है इधर से, मतलब ये बच्चे वाली किताब इधर से, लेकिन स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट था ये थोड़ा मुश्किल था। चैप्टर तो असल में यहाँ से स्टार्ट होता है, चैप्टर 1। ये बस यहाँ पे थोड़ा प्रीफेस है, थोड़ा ये अच्छा खासा मुश्किल है सच में, इतना आसान नहीं था ये, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आ गया होगा, वैसे बायोलॉजी तो समझ आता ही आता है, वैसे याद ही रहता है इंसान को, तो आप वीडियो वापस से देख सकते हैं, फिर मैं रिकॉर्ड इसको कर रहा हूँ क्लास को। अच्छा, सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है एक ऐसी एवोल्यूशनरी मतलब साइंस जिसमें हम पढ़ते हैं एक ऐसा, मतलब मानिए आप क्लासिफिकेशन सिस्टम। मैं फिर से बोलूँगा, सिस्टमैटिक्स एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जहाँ पे हम इंसान जो है, हम उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी चेक करते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, एक ऐसा टेक्सोनॉमी का ब्रांच, क्लासिफिकेशन का ब्रांच बायोलॉजी के अंदर, जहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बुनियाद को हम बुनियाद बना के क्लासिफाई करते हैं। इन शॉर्ट, एवोल्यूशन रिलेशनशिप को बुनियाद बना के एनिमल्स को क्लासिफाई करना, उसको बोलते हैं, को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, नाम देना, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स एक मतलब अपनी बड़ी ब्रांच है टेक्सोनॉमी की, एक बहुत ज़्यादा इवॉल्व ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी बोल सकते हैं इसको। एंड द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, और ऐसी फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। सारी बुनियाद कोर क्वेश्चनिंग यहाँ पे हो जाती है। हाउ कम्स लाइफ फ्रॉम नॉन लाइफ, हाउ कम्स कॉन्शियसनेस फ्रॉम नॉन कॉन्शियसनेस, हाउ कम्स जो है डीएनए विदाउट एन इंटेलिजेंट डिजाइनर, जहाँ पे खुदा का मसला आ जाता है फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी के अंदर। तो हम क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट ही एक हिसाब से हम साइंस पढ़ रहे हैं ना कि फिलोसफी, वरना मैं आपको बोलता इसके बारे में कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना बहैसियत मुसलमान जो है फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। या हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है पढ़ना, है ना, सीधी सी बात है। फिलोसफी है ही क्या, और इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग द थिंग्स। तो अगर हम बोलते हैं जो लाइफ है वो नॉन लाइफ से आ गई, जैसे डार्विन थ्योरी बोलती है, सिंगल सेल थ्योरी बोलती है, जो ए बायोजेनेसिस हो गया, ए बायोजेनेसिस। मैं थोड़ा साफ लिखता हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ ये, ए बायोजेनेसिस। ए का मतलब होता है, ए बायोजेनेसिस यानी कि लाइफ बन गई फ्रॉम नॉन लाइफ। ए हो गया विदाउट, यानी कि लाइफ आ गई फ्रॉम नॉन लाइफ। ये कैसे पॉसिबल, लाइफ नॉन लाइफ से आ सकती है? मतलब ही फिलोसॉफिकली पॉसिबल। लाइफ जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, रैशनैलिटी, अकल बोलते हैं, या सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं, ये सेल्फ अवेयरनेस कहाँ से आ गई सेल के अंदर? मतलब हमारे इंसानों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस से कहाँ से आ गई है कॉन्शियसनेस? इसका जवाब साइंस के पास नहीं है, और साइंस का जवाब मिल भी नहीं सकता है। इसलिए यहाँ जाना पड़ता है फिलोसफी ऑफ साइंस के अंदर, या फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी के अंदर, या इसे यहाँ लिखा हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांच है। अर्नेस्ट मेयर इसमें भी क्या थे, माहिर थे। अच्छा, ही ऑलमोस्ट single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology. origin of species का जो मसला नहीं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और न्यूएंस्ड मसला है।